एवरीवन वेलकम टू एग्जाम क्वेस्ट। अपने प्रीलिम्स के सिलेबस को जनवरी एंड तक फिनिश करें हमारे बैच के अंदर एनरोल करके, ताकि आपको रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए कम से कम 3 से 4 महीने का टाइम मिले। इस बैच के अंदर हर एक सब्जेक्ट को एग्जॉस्टिव तरीके से कवर किया जाएगा। जीएस और करंट अफेयर्स आपको एक ही जगह पे प्रोवाइड किया जाएगा और शॉर्ट और क्रिस्प नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे हर सब्जेक्ट के, जो कि सभी रेलिवेंट सोर्सेज को कवर करेंगे, ताकि आपको इन नोट्स के अलावा कुछ और रेफर करने की जरूरत ना पड़े। आप कोड विन 2024 को यूज करके डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। कोर्स में एनरोल करने के लिए आप हमारी एंड्रॉयड ऐप या फिर एप्पल यूजर्स माई इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से हमारे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करके आप कर सकते हैं। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक के अंदर ढेर सारे फैक्ट्स हैं। आपको हर एक फैक्ट रटने की जरूरत नहीं है, उसके पीछे का जो एनालिसिस है वो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस एनालिसिस के ऊपर ही हम ध्यान देंगे। ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान, पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हम देखते हैं। मेरा सजेशन ये रहेगा कि जैसे अभी मैं लिख रहा हूँ इसी तरह के नोट्स आप बना लीजिएगा, क्योंकि मैगजीन में जैसे लिखा हुआ है उसको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इंडिया के अंदर 2003 के अंदर एक एक्ट बनाया जाता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। इस एक्ट के अंदर एक पॉलिसी बनाई जाती है जिसका नाम है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी ये कहती है कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी सीईए इसको हर 5 साल के अंदर एक बार एक प्लान बनाना पड़ेगा, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान। ये प्लान पूरी तरह से असेस करेगा कि आज की डेट में करंट सिचुएशन में इंडिया की एनर्जी नीड्स क्या हैं, करंट सिचुएशन में इंडिया ने कितनी एनर्जी ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है और कितनी एनर्जी वो प्रोड्यूस कर रहा है। फिर उसके बाद फ्यूचर के अंदर इंडिया की क्या क्या नीड्स हो सकती हैं एनर्जी को लेके, इलेक्ट्रिसिटी को लेके, और इस नीड्स को हम किस तरह से फुलफिल करेंगे। एक पूरा का पूरा प्लान किया जाएगा। इस प्लान के अंदर 3 चीज़ों के बारे में बात की जाएगी। इसके अंदर हम पहले देखेंगे कि पिछले 5 सालों के अंदर आपका किस तरह का इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट रही है और इलेक्ट्रिसिटी को हमने कैसे फुलफिल किया है। ये आपके प्रीवियस 5 ईयर्स हैं, प्रीवियस 5 ईयर्स। ठीक है, तो प्रीवियस 5 ईयर्स का हम रिव्यू करेंगे। जो नेक्स्ट 5 ईयर्स हैं, जो आने वाले 5 ईयर्स हैं, उसके लिए एक डिटेल्ड प्लान बनाया जाएगा। इस डिटेल प्लान में हम देखेंगे कि इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी नीड्स कैसी हैं और उनको हम कैसे फुलफिल करेंगे। और फिर इसके आगे के जो 5 साल है, इन 5 सालों में हम एक प्रोस्पेक्टिव प्लान बनाएंगे, प्रोस्पेक्टिव प्लान। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा का पूरा काम होना था। और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने 2007 के अंदर पहला नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान फॉर्मुलेट किया था, और अब एक और नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान बनाया है फ्रॉम 2022 टिल 2032। ठीक है, NEP 2022 to 32 वाला प्लान अभी हम देख रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर, इस प्लान के अंदर उसने क्या क्या डिस्कस किया है? उसने डिस्कस किया है कि 2017 से लेके 2022 तक इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी की नीड्स कैसी रही थी, यानी कि पिछले 5 सालों का उसने रिव्यू किया है। फिर 2022 से लेके 2027 तक इंडिया की क्या क्या नीड्स हो सकती है और उसको कैसे फुलफिल करेंगे, उसका एक डिटेल्ड प्लान बनाया है। और 2027 से लेके 2032 तक इंडिया के लिए एक प्रोस्पेक्टिव प्लान को तैयार किया। ठीक है, इसीलिए इस प्लान को नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान 2022 टिल 2032 कहा जा रहा है। ठीक है, NEP 2022-32। ठीक है, तो ये तो हमारा बैकग्राउंड हो गया। अब इस प्लान की अगर हम बात करें तो प्लान कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करता है, जिसमें सबसे पहली चीज़ जो ये प्लान कहता है वो है, सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में बात करता है वो ये कि इंडिया की एनर्जी डिमांड इंक्रीज हो रही है। इंडिया की एनर्जी डिमांड इंक्रीज हो रही है। अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें, प्रीवियस 10 ईयर्स की बात करें, तो इस प्रीवियस 10 ईयर के अंदर इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 4.1% से इंक्रीज हुई है पिछले 10 सालों के अंदर। और आने वाले 5 सालों के अंदर, नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर इंडिया की जो एनर्जी डिमांड है वो 7.18% CAGR से, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से इंक्रीज होगी। ठीक है, तो अगर देखा जाए 4.1% थी, उससे ऑलमोस्ट 8% हो चुकी है, यानी कि आने वाले 5 सालों के अंदर हमारी जो एनर्जी की डिमांड है वो लगभग डबल होती जाएगी। ठीक है, तो एनर्जी की डिमांड में हमें इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर हमारी एनर्जी की डिमांड इंक्रीज हो रही है तो इस डिमांड को फुलफिल भी करना होगा। डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम क्या करेंगे? हम अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को आप इंक्रीज करेंगे। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इंक्रीज करने का क्या प्लान दिया है इसने, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने? इसने कहा है कि 2026-27 तक इंडिया की इंस्टॉल्ड एनर्जी कैपेसिटी 610 गीगावाट्स होने वाली है। 610 गीगावाट की हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगी। और
सिर्फ 610 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी ही नहीं होगी, बल्कि ये जो इंस्टॉल कैपेसिटी है इसके अंदर 57% वो आएगा रिन्यूएबल एनर्जी से। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, 57% हम रिन्यूएबल एनर्जी से अपनी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करेंगे। और अगर हम बात करें उसकी जो हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं तो समवेयर अराउंड 44-43% के आसपास, 44% लिख लेते हैं, 44% जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो कन्वेंशनल सोर्सेज से होने वाला है, जैसे कि आपके कोल बेस्ड पावर प्लांट्स। तो यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं, हम किस तरफ मूव कर रहे हैं, वी आर मूविंग टुवर्ड्स ग्रीन ग्रोथ, वी आर मूविंग टुवर्ड्स ग्रीन ग्रोथ, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होने वाला है। तो ये तो 2026-27 की बात कर दी। 2031-32 की अगर बात की जाए तो 2031-32 में हमारी इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी 900 गीगावाट्स की होने वाली है, और इसके अंदर कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज से हमारा समवेयर अराउंड 304 गीगावाट एनर्जी आएगी। ठीक है, 304, ये नंबर आपको याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और रिन्यूएबल एनर्जी से हमारी ऑलमोस्ट 68% रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन हमें देखने वाला है। तो यानी कि कन्वेंशनल सोर्सेज से 32% एनर्जी हम डिराइव करने वाले हैं। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव आप कह सकते हैं फ्यूचरिस्टिक हमारा व्यू पॉइंट है, जिसके अंदर हम ग्रीन ग्रोथ की तरफ ट्रांजिशन करने वाले हैं। तो पहला तो एनर्जी डिमांड इंक्रीज होगी, उसको फुलफिल करने के लिए इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाएगा। अगली चीज जो आप याद रखेंगे, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का मतलब ये नहीं होता कि जितनी कैपेसिटी हमने बना ली उस पूरी कैपेसिटी को हम यूटिलाइज कर पाएंगे। ये सिर्फ हमने पावर प्लांट लगाए हुए हैं, उन पावर प्लांट में एक्चुअल में कितनी इलेक्ट्रिसिटी या फिर पावर जनरेट होगी वो देख लेते हैं। तो इसमें सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी का हम याद रखेंगे कि एक्चुअल पावर जनरेशन किस हिसाब से हमें देखने को मिलेगी। एक्चुअल पावर जनरेशन की बात की जाए तो 2026-27 में 35% ऑफ द पावर वुड कम फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। ये पावर जनरेशन की बात है। 2026-27 में इंस्टॉल कर लेंगे हम 57, पर यूटिलाइज कितना कर पाएंगे, 35%। और 2031 की बात की जाए तो 2031 में हमारी जो इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है उसमें रिन्यूएबल एनर्जी 44% की होने वाली है। ठीक है, तो ये कुछ पॉजिटिव साइंस है जो कि हमें इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। और पॉजिटिव साइंस क्या है, फोर्थ पॉइंट इसके अंदर देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है, देखो इंडिया की जो रिलायंस है ऑन कन्वेंशनल पावर, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ पावर, ये रिलायंस नियर फ्यूचर के अंदर खत्म नहीं होने वाली। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि कन्वेंशनल पावर की जो कंट्रीब्यूशन है हमारी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, हमारी पावर जनरेशन के अंदर, उस कंट्रीब्यूशन के शेयर को थोड़ा सा रिड्यूस किया जाए और हम मूव करें टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ताकि हम ग्रीन ग्रोथ की तरफ जाते जाएं। ठीक है, पहली चीज़ तो हम ये कोशिश कर रहे हैं। दूसरा हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि एफिशिएंसी इंक्रीज हो, एफिशिएंसी इंक्रीज हो। और एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए हम जिस पैमाने को देखते हैं वो है एमिशन इंटेंसिटी। एमिशन इंटेंसिटी, एमिशन इंटेंसिटी का क्या मतलब है, अपने देश की जीडीपी को 1% से ग्रो करने के लिए हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अगर हम ज़्यादा एनर्जी यूज़ करके अपनी जीडीपी को 1% ग्रो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी एमिशन इंटेंसिटी बहुत हाई है, हम ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। लेकिन अगर हम कम एनर्जी को यूटिलाइज करके 1% जीडीपी को ग्रो कर पा रहे हैं तो कम एनर्जी में हमें सेम ग्रोथ मिल रही है, यानी कि हमारी एमिशन इंटेंसिटी अब थोड़ी सी एफिशिएंट हो चुकी है। तो इंडिया अपनी एमिशन इंटेंसिटी को रिड्यूस करना चाहता है। तो इसके लिए कौन कौन से फैक्ट्स आप याद रख सकते हैं, इसके लिए आपको याद रखना है कि 2016 की अगर बात की जाए तो 2016 में हमने अपनी एमिशन इंटेंसिटी को रिड्यूस कर दिया था 24% ऑफ 2005 लेवल। 2005 में हमारी जो एमिशन इंटेंसिटी का लेवल था उससे 24% कम कर दी थी। वी रिड्यूस्ड आवर एमिशन इंटेंसिटी बाय 24% ऑफ 2005 लेवल। ये 2016 की बात है। ये माना जा रहा है दैट बाय 2030 हमारी एमिशन इंटेंसिटी वुड रिड्यूस बाय 45% ऑफ 2005 लेवल। तो हमारी एमिशन इंटेंसिटी भी रिड्यूस होने वाली है। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे CO2 एमिशंस को भी हम रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी रिड्यूस हो रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा अब एक सवाल आता है, यहाँ पे हमने देखा कि हमारी डिमांड इंक्रीज हो रही है। डिमांड कितनी, पिछले 10 सालों के अंदर 4.1% CAGR से इंक्रीज हुई थी और आने वाले 5 सालों में 7.18% से। इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, किस तरह से, 610 और 900 हो जाएगी।
ठीक है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी का जो शेयर है वो 57% और 68% होने वाला है। ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। पावर जनरेशन की बात की जाए तो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो 35 एंड 44% होने वाला है। हमारी एमिशन इंटेंसिटी भी हम रिड्यूस कर लेंगे बाय 45%। अब जो ये आपका प्लान बना था, इस प्लान ने ये कहा था कि ये जो टारगेट्स हैं, दीज टारगेट्स आर एम्बिशियस टारगेट्स हैं, बट ये अचीवेबल है, हम इनको अचीव कर सकते हैं। और हम इसको अचीव कर सकते हैं, उसका साइन हमें कहाँ से मिलता है? साइन ये है कि इंडिया ने ये कमिट किया था, इंडिया ने कहा था कि अपनी रिन्यूएबल एनर्जी, जो इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी है, इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन 50% से ज़्यादा हो जाएगा बाय 2030। 2030 से पहले हमारी जितनी भी इंस्टॉल पावर कैपेसिटी है उसका 50% रिन्यूएबल एनर्जी से आएगा। इंडिया अपने इस टारगेट को 2026-27 तक ही अटेन कर लेगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पे देखिए, ये देख रहे हैं ना आप, 26-27 तक रिन्यूएबल एनर्जी 57% हो जाएगी। तो यहाँ से हमें एक होप देखने को मिलती है कि हाँ, इंडिया अपने इन टारगेट्स को अचीव कर सकता है। ठीक है, ये जो मैंने छोटी सी टेबल सी बनाई है, इसी टेबल को बना लीजिएगा, क्योंकि मैगजीन से याद रखना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा आपके लिए। चलिए अब नोट्स देख लेते हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने हमारा नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान रिलीज कर दिया है फॉर 2022 टिल 2032। ये जो प्लान बनाया गया, ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंदर नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी के अंडर बनाया जाता है। और कौन इसको बनाता है? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी इसको प्रेजेंट करती है। इसके अंदर पिछले 5 साल का रिव्यू, आने वाले 5 साल के डिटेल प्लान और उसके आगे के 5 साल के प्रोस्पेक्टिव प्लान की बात की जाती है। ठीक है, तो रिव्यू ऑफ लास्ट 5 ईयर प्लान, डिटेल प्लान ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर एंड प्रोस्पेक्टिव प्लान ऑफ 2027 टिल 2032। ठीक है, हाइलाइट्स क्या थे नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी के? तो जो मैंने आपको टेबल बनाई है वही वाली आप याद रख लेंगे, बाकी सारा का सारा सेम है। एक ये देख लीजिए, कार्बन एमिशन, इंडिया की एवरेज CO2 एमिशन, जो इंडिया के कोल बेस्ड स्टेशन है उनसे जो एवरेज CO2 एमिशन होती थी वो एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिखा रही है। दिस डिक्लाइनिंग ट्रेंड पॉइंट्स टुवर्ड्स इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। हमारे जो पावर जनरेशन है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, उसी तरफ ये पॉइंट कर रहा है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी के जो भी टारगेट्स वगैरह थे वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ और आप देखेंगे, पहले क्या होता था? पहले हम जब एनर्जी की बात करते थे तो हम देखते थे कि एनर्जी कहाँ कहाँ से आ रही है। एनर्जी या तो किसी कन्वेंशनल सोर्स से आ रही होगी, कन्वेंशनल सोर्स जैसे कि थर्मल पावर प्लांट, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी से आ रही होगी। अब रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर एक और कंपोनेंट को इंक्रीज कर दिया गया है, और वो क्या है? बैटरी स्टोरेज का। बैटरी स्टोरेज क्यों? क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर किस तरह की एनर्जी आती है? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी में हमें बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। 2 तरह की वेरिएबिलिटी है सोलर एनर्जी की। ठीक है, सोलर क्या? सोलर एंड विंड दोनों लिख देते हैं। ठीक है, तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसमें हमें 2 तरह की वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। पहली वेरिएबिलिटी है टेम्पोरल वेरिएबिलिटी, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग ये सोलर और विंड पावर की जो जनरेशन है वो चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग द डे वी गेट सन, लेकिन अगर मैं मॉर्निंग की बात करूं तो मॉर्निंग में सन नहीं है, इवनिंग की बात करूं तो इवनिंग में सन नहीं है, इवनिंग और नाइट कह लीजिए आप। ठीक है, यानी कि सन सिर्फ हमें दिन में सोलर पावर दे सकता है, सुबह और शाम और रात को नहीं देगा। विंड की अगर बात की जाए तो विंड की टेम्पोरल वेरिएबिलिटी क्या है? विंड दिन के अंदर कम पावर देती है लेकिन मॉर्निंग में देती है। विंड की पावर हमें मॉर्निंग में मिल रही है, इवनिंग में मिल रही है। ठीक है, लेकिन वेरिएबिलिटी क्या है? क्या हम पूरी तरह से सोलर पावर पे रिलाई कर सकते हैं? नहीं। क्या हम पूरी तरह से विंड पे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक तो ये टेम्पोरल वेरिएबिलिटी है। दूसरी वेरिएबिलिटी है स्पेशियल वेरिएबिलिटी। कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस हैं, उन्हीं स्पेसिफिक लोकेशंस के ऊपर आप ये जो सोलर पावर प्लांट्स हैं, जो आपके ये विंड जनरेशन है या फिर विंड पावर प्लांट्स हैं, ये सब चीज़ें लगा सकते हैं। तो स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर ये लगाया जा सकता है, हर जगह इसको नहीं लगाया जा सकता। तो इसीलिए इंडिया को एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से जो पावर जनरेट हो रही है, इस पावर जनरेशन को स्टोर करके रख सके। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द डे टाइम पीरियड इफ वी कैन प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ सोलर पावर। ठीक है, दिन में अगर हमने ढेर सारी सोलर पावर प्रोड्यूस कर ली तो इस सोलर पावर को हम बैटरी के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं, एंड दिस सोलर पावर कैन बी यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम पीरियड। सेम विद विंड के लिए हम पावर कब स्टोर करके रख लेंगे? मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में स्टोर कर लेंगे और दिन में इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। तो इसीलिए ये जो स्टोरेज, बैटरी स्टोरेज वाली चीज़ है, ये भी अब हमारे इलेक्ट्रिसिटी प्लान का एक कंपोनेंट बन चुकी है। तो जो हमने रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट देखे, उस रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट के अंदर हम स्टोरेज सोर्सेज को भी साथ में काउंट करके चलते हैं। ठीक है, एनर्जी स्टोरेज।
तो मोस्टली ये आपकी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स की बात की जाती है, और इसके साथ साथ ग्रीन हाइड्रोजन, पम्प्ड स्टोरेज सिस्टम, ये सारे के सारे एग्जांपल्स आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब चैलेंजेस क्या हैं जो आपके ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्लान बनाया गया है इसके सामने चैलेंजेस कौन कौन से देखने को मिलते हैं। तो चैलेंजेस को कैसे याद करेंगे, चैलेंजेस की बात कर रहे हैं हम ठीक है ना। चैलेंजेस के अंदर सबसे पहले देखते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के साथ क्या चैलेंज है। रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम इसको जो पावर या फिर इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बने होते हैं उन ग्रिड के साथ हम इनको किस तरह इंटीग्रेट करें, ग्रिड के साथ कैसे इंटीग्रेट किया जाए इनको। तो ग्रिड के साथ इंटीग्रेट करने में क्या प्रॉब्लम है, टेम्पोरल वेरिएबिलिटी, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, टेम्पोरल वेरिएबिलिटी। दूसरा क्या है, देखिए अब क्योंकि टेम्पोरल वेरिएबिलिटी है तो अगर कोई एरिया है जहां पे मान लीजिए यहाँ पे आपके कन्वेंशनल पावर प्लांट्स हैं और ये आपका सोलर पावर प्लांट है। कन्वेंशनल पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी आई और यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी आई, इन सब को हम एक पावर ग्रिड में लेके गए, ठीक है, और इस पावर ग्रिड से अलग अलग लोकेशन में इलेक्ट्रिसिटी को आगे भेज दिया गया। ठीक है, तो ये जो सोलर पावर प्लांट है ये तो दिन के कुछ ही समय इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी, तो जिस टाइम पर ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर रही उस टाइम पर हमें रिक्वायरमेंट होगी अदर सोर्सेज की, ताकि ये अदर सोर्सेज बैलेंस कर सकें जो भी ये सोलर पावर प्लांट की टेम्पोरल वेरिएबिलिटी है उसको ये बैलेंस किया जा सके। तो अदर सोर्सेज की भी यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है। और तीसरा इशू क्या आता है ग्रिड के साथ कनेक्ट करने में, लोकेशन स्पेसिफिसिटी, लोकेशन स्पेसिफिस। ठीक है, इनके जो लोकेशन है वो बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिसिटी हमें देखने को मिलती है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ग्रिड के साथ रिन्यूएबल एनर्जी को इंटीग्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया रिन्यूएबल एनर्जी के चैलेंज का। दूसरा चैलेंज हमें क्या देखने को मिलता है कि हम ये जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट्स हैं इनके इंस्टॉलेशन के अंदर हमें कुछ चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इंस्टॉलेशन में क्या चैलेंजेस है, पहला चैलेंज आता है ऑपरेशनल इश्यूज। ऑपरेशनल इश्यूज के अंदर क्या आएगा, कहीं पे भी अगर मेरे को सोलर पावर प्लांट चाहिए तो वहां पे मुझे बहुत ज़्यादा लैंड की ज़रूरत पड़ती है, मुझे हाइड्रो पावर चाहिए। हाइड्रो पावर इज ऑल्सो वेरी लोकेशन स्पेसिफिक, और हाइड्रो पावर के लिए आपको डैम्स बनाने पड़ेंगे। जहाँ पे भी आप डैम बनाओगे वहाँ से लोगों को रीलोकेट करना पड़ेगा, वहाँ पे अगर कोई भी लोग रहते हैं हमें लैंड को एक्वायर करना पड़ेगा। सेम विद सोलर पावर प्लांट, वहाँ पे लैंड की एक्विजिशन की ज़रूरत है, लोगों को रिहेबिलिटेट करने की ज़रूरत है। तो ऑपरेशनल इश्यूज़ के अंदर लैंड एक्विजिशन सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि हमें खाली ज़मीन कहाँ से मिलेगी कि हम वहाँ पे सोलर पावर प्लांट लगा सकें या फिर सोलर पैनल्स लगा सकें। फिर उसके बाद जो हमारे फोटोवोल्टाइक पैनल्स होते हैं जिनको हम सोलर पावर जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, जब ये फोटोवोल्टाइक पैनल्स पुराने हो जाएंगे तो इनको किस तरह से डिस्पोज ऑफ करना है, दिस इज़ ऑल्सो अ चैलेंज। ठीक है, ये एक और ऑपरेशनल चैलेंज है। और तीसरा चैलेंज क्या है, रेजिस्टेंस फ्रॉम कम्युनिटी। जो वहाँ के लोग हैं जिनको रीलोकेट करना पड़ेगा वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते, कौन अपना घर छोड़ के जाना चाहेगा। तो इस रेजिस्टेंस फ्रॉम कम्युनिटी का भी एक इशू हमें देखने को मिलता है। दूसरा इंस्टॉलेशन के अंदर क्या चैलेंज है, दूसरा चैलेंज इंस्टॉलेशन के अंदर है कि जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं या फिर जो हमारे बैटरी स्टोरेज सोर्सेज हैं, इन सब के अंदर हमें क्रिटिकल मिनरल्स की ज़रूरत होती है। अगर आपको पिछली क्लास याद होगी तो क्रिटिकल मिनरल्स के साथ सबसे बड़ा इशू ये है कि क्रिटिकल मिनरल्स में सबसे डोमिनेंट रोल जो प्ले करता है वो चाइना है। तो यानी कि चाइना कभी भी इन क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई को रोक सकता है, यानी कि ग्लोबल सप्लाई चेन इशूज़ हमारे सामने आते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन इश्यूज हमारे सामने हैं जिनको रिजॉल्व करना अभी हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है, इंस्टॉलेशन की दूसरी प्रॉब्लम ये है। इंस्टॉलेशन की तीसरी प्रॉब्लम है दैट क्लाइमेट इज चेंजिंग, क्लाइमेट चेंज तीसरा इशू, जिसकी वजह से वेरिएबिलिटी और भी ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है। और चौथा इशू, हाउ टू रिहेबिलिटेट एंड रीलोकेट पीपल, जब हम उनकी लैंड एक्वायर कर लेंगे उसके बाद उनको किस तरह से रिहेबिलिटेट किया जाए, स्पेशली हाइड्रो पावर के केस में और आपके फोटोवोल्टाइक के केस के अंदर। तो ये सारे के सारे चैलेंजेस हमारे सामने हैं फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। और इश्यूज देख लीजिए। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी के साथ इश्यूज देख लिए। पहला चैलेंजेस के अंदर दूसरा आ जाएगा कि कार्बन को किस तरह से कैप्चर किया जाए। जो हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 है, इस CO2 को कैप्चर करके यूजफुल प्रोडक्ट बना लें अगर हम इससे, तो एटमॉस्फेयर से CO2 रिड्यूस हो जाएगी और हमें यूजफुल प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, ऑन थ्योरी
ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा लगता है, बट प्रैक्टिकली ये बहुत ही हाई कॉस्ट प्रोजेक्ट है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर कॉस्ट इन्वॉल्व है। प्लस जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी सिर्फ कुछ ही कंपनीज़ के पास है और कंपनीज़ इस टेक्नोलॉजी को ईजिली दूसरे लोगों को नहीं देती, ठीक है। तीसरा, स्मार्ट ग्रिड बनाने की कोशिश की जा रही है। स्मार्ट ग्रिड के साथ इशू आ जाता है कि लोगों की प्राइवेसी को खतरा है, प्लस यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का भी एक चैलेंज सामने आता है कि अगर किसी स्मार्ट ग्रिड के ऊपर कोई साइबर अटैक हो गया, तो मान लीजिए किसी एरिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी किसी स्मार्ट ग्रिड के थ्रू आ रही है और इसके ऊपर साइबर अटैक आ गया, तो उस पूरे एरिया की इलेक्ट्रिसिटी ही चली जाएगी। इसको एनिमी यूटिलाइज कर सकता है। तो साइबर सिक्योरिटी या फिर साइबर अटैक का खतरा स्मार्ट ग्रिड के साथ बना हुआ है। तीसरा, इंडिया के अंदर जो कोल पाया जाता है, इस कोल के अंदर ऐश का कंटेंट बहुत हाई होता है। हाई ऐश कंटेंट इन इंडियन कोल, high ash content in Indian coal, because of which India has to rely on imports. इंडिया को कोल इंपोर्ट करना पड़ता है बाहर से, ताकि जो ऐश है, ऐश का कंटेंट कम आए इंडिया के पास। तो ये सारे के सारे चैलेंजेस हैं जो आप याद रखेंगे। इंडिया के कोल में ऐश का कंटेंट जो है वो 30 to 50% होता है, जबकि बाहर से जो हम मंगाते हैं वहाँ पे 10 से 15% का आता है। फिर ये कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज हो गई, स्मार्ट ग्रिड वाले हो गए, सारे के सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर इनिशिएटिव्स की बात की जाए तो पावर सेक्टर के अंदर ढेर सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए। पहला इनिशिएटिव ये है कि एक स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स बनाया गया है। ये जो एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स है, ये स्टेट्स को एम्पावर करती है टू मॉनिटर देयर प्रोग्राम्स, कि उनके प्रोग्राम्स एनर्जी को एफिशिएंट बना भी पा रहे हैं या नहीं। फिर देश के हर एक कोने तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट बने हुए हैं। कोई प्रोजेक्ट विलेज की इलेक्ट्रिफिकेशन करता है, कोई प्रोजेक्ट हाउस होल्ड तक पावर पहुंचाने की कोशिश करता है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट बने हुए हैं, जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज, ये सारे के सारे आपके प्रोजेक्ट चले हुए हैं। दीज आर द इनिशिएटिव विच गवर्नमेंट हैज टेकन। फिर इंटरनेशनल कॉपरेशन भी चल रहा है, जैसे कि एनर्जी कॉपरेशन के ऊपर सार्क देशों के बीच में एक कॉपरेशन चल रहा है, ठीक है, एनर्जी को लेके। जो बिम्स्टेक देश हैं, बिम्स्टेक देशों के बीच में भी एक एमओयू साइन हुआ है ग्रिड इंटरकनेक्शन को लेके। एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर भी हम काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, जिसके अंदर एनर्जी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहे हैं। और इसके लिए परफॉर्म, अचीव और ट्रेड, जब हम एनवायरनमेंट कर रहे थे उसके अंदर मैंने आपको एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स के अंदर परफॉर्म, अचीव, ट्रेड के बारे में बताया था। वही सेम चीज़ यहाँ पे, वही सेम चीज़ के बारे में बात की जा रही है। कार्बन मार्केट्स बनाई जा रही हैं, जिसके लिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने एक नेशनल कार्बन मार्केट की बात कही है। इंडियन कार्बन मार्केट के नाम से ये जानी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो एनर्जी है, एनर्जी का ट्रू प्राइस क्या होगा, उस प्राइस को डिस्कवर करने के लिए ये मार्केट काम करेगी, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी की ग्रोथ हो रही है, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन, फ्लाई ऐश का क्या मतलब होता है? देखो, जब आपके थर्मल पावर प्लांट होते हैं तो थर्मल पावर प्लांट से आपका फ्लाई ऐश निकलता है। ये फ्लाई ऐश अगर हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जाता है तो दिस इज अ पॉल्यूटेंट, लेकिन फ्लाई ऐश को हम यूटिलाइज कर सकते हैं इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक्स को बनाने में इसको कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। रोड बनाने में फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। सीमेंट्स के अंदर फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट ने फ्लाई ऐश को यूटिलाइज करने के लिए ये कहा, कुछ स्कीम्स बनाई हुई हैं जिसके अंदर फ्लाई ऐश का इस्तेमाल करना मैंडेटरी किया गया है, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, स्वच्छ भारत अभियान। तो ये सारे के सारे इनिशिएटिव्स हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं। अब ये सारे के सारे आपको रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा अगर आप चाहें तो गूगल करके पढ़ सकते हैं, अदरवाइज वेट करिए, कहीं ना कहीं पे ये स्कीम जब न्यूज़ में आएंगी तब इनको कवर करने की ज़रूरत है। अदरवाइज मेंस के अंदर आपको सिर्फ इनको नाम लिख के आना होता है, तो उसके लिए ये पॉइंट्स एकदम सफिशिएंट दिए हुए हैं इन्होंने। शायद इसीलिए इन्होंने हर एक जो स्कीम है उस स्कीम की डिटेल नहीं दी, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है एस्पिरेंट्स के ऊपर। वे फॉरवर्ड की अगर बात की जाए तो वे फॉरवर्ड में सबसे पहले हमें हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर जाना पड़ेगा। मैंने आपको टेबल के अंदर बताया था कि सोलर पावर दिन के टाइम पर हमें मिल जाती है, लेकिन मॉर्निंग में, इवनिंग में और नाइट में नहीं मिलती। वहीं पर अगर मैं विंड पावर की बात करूं तो विंड पावर हमें दिन में नहीं मिलती, लेकिन मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट में मिल जाती है। तो जब आप प्लांट लगा रहे हैं तो हमें एक हाइब्रिड बना देना चाहिए जहां पे सोलर पावर और विंड पावर एक साथ जनरेट हो रही है, ताकि सोलर पावर हमें दिन में मिलती रहे और मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट के अंदर हमें विंड पावर मिल जाए। तो इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन की हमें बहुत जरूरत है। वाई? बिकॉज सोलर एंड विंड रिसोर्सेज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, और इससे हम लैंड की भी एक इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। दूसरी चीज जो हमें करनी होगी, पूरी डिस्कशन से आप एक चीज समझ चुके हैं, दैट वी नीड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एनर्जी स्टोरेज।
एनर्जी स्टोरेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन चुका है आज की डेट में इंडिया के पावर सेक्टर के अंदर। तो एनर्जी स्टोरेज के ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट की अगर बात कर रहे हो तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है इन पावर सेक्टर। ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी हम अट्रैक्ट करें, उसके भी हमें तरीके ढूंढने पड़ेंगे। डिमांड रिस्पॉन्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिमांड रिस्पॉन्स का। डिमांड रिस्पॉन्स क्या कहता है कि दिन के अंदर कुछ टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड के अंदर एनर्जी डिमांड अपने पीक पर होती है। अगर इस टाइम पर कोई एनर्जी को यूटिलाइज करे, देखिए पीक पे डिमांड ऑलरेडी बहुत हाई है, डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है। अगर हम पीक टाइम पीरियड पर अगर कोई एनर्जी यूज़ कर रहा है उससे हम ज़्यादा चार्ज करने लगे तो वो एक तरह का डिसइंसेंटिव हो जाएगा। वो एक तरह से एनकरेज करेगा इस कस्टमर को कि तू पीक टाइम पर कम बिजली का इस्तेमाल कर, तो उससे ये जो पीक लोड है वो पीक लोड थोड़ा कम हो सकता है। प्लस हम उससे कह सकते हैं कि पीक आवर्स पे तेरे से हम ज़्यादा चार्ज ले रहे हैं, क्योंकि डिमांड ज़्यादा इसीलिए हम तुझसे चार्ज ज़्यादा ले रहे हैं, चार्ज ज़्यादा ले रहे हैं ताकि तू कंज्यूम कम करे। तो जो टाइम पीरियड पे एनर्जी की डिमांड लो है उस टाइम पीरियड पर हम तुझे सस्ती बिजली दे देंगे, तू इस टाइम पर बिजली का इस्तेमाल कर। तो ये एक तरह का इंसेंटिव हो जाएगा कि हम बिजली को उस टाइम यूज़ करें जब डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है। और ऐसा कैसे किया जा सकता है? ऐसा किया जा सकता है बाय गिविंग देम प्राइस सिग्नल्स एट लो रेट्स। ठीक है, तो ये आपका डिमांड रिस्पॉन्स होता है। प्रमोशन ऑफ ग्रिड रिन्यूएबल सेक्टर। ऑफ ग्रिड रिन्यूएबल सेक्टर का क्या मतलब? देखिए ग्रिड का क्या मतलब है, यहाँ पे आपकी बिजली की जनरेशन हो रही है, जितनी भी बिजली जनरेट हुई ये सारी की सारी एक ग्रिड से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी बिजली जनरेट हो रही थी, इसको भी इस ग्रिड से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे बिजली जनरेट हो रही थी, इसको भी कनेक्ट कर दिया। ये जो ग्रिड है इस ग्रिड से पावर को आगे भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी पावर जनरेट हो रही है उसको ग्रिड से कनेक्ट किया जाता है, इसको कहा जाता है ऑन ग्रिड। ठीक है, ऑन ग्रिड कनेक्शंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, ऑफ ग्रिड कनेक्शन क्या होता है? मुझे एक मोटर की जरूरत है अपने खेत में लगाने के लिए, तो क्यों ना इस मोटर को कनेक्ट कर दिया जाए एक सोलर पावर पैनल के साथ। इस सोलर पावर पैनल से इस मोटर को बिजली मिलती रहेगी और ये मोटर चलता रहेगा। मुझे इस पैनल को ग्रिड से कनेक्ट करने की क्या ज़रूरत है? सिमिलरली मुझे कोई बल्ब लगाना है तो मैंने यहाँ पे बल्ब लगा दिया और इधर सोलर पैनल लगा दिया, तो सोलर पैनल से उसको एनर्जी मिलती रहेगी और बल्ब जो है वो रोशनी करता रहेगा। दिन में वो चार्ज होगा, रात को वो रोशनी करता रहेगा। इस तरह की जो एनर्जी होती है इस एनर्जी को ऑफ ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। एंड वी नीड टू प्रमोट ऑफ ग्रिड रिन्यूएबल सेक्टर। ठीक है, क्योंकि ये आसान है। खेतों के अंदर हमें राइस हस्क गैसीफायर चाहिए, तो क्यों ना हम इसको सोलर पैनल से कनेक्ट कर दें। ठीक है, और सॉरी राइस हस्क गैसीफायर से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लें, ये भी एक तरह का मॉडल बन जाएगा। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आपस में अपने टारगेट्स को अलाइन करके एक ही डायरेक्शन में काम करेगी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करो, ये तो आप ऑलमोस्ट इकोनॉमी में हर उसके अंदर लिख के आ सकते हैं। फिर हमें पानी की भी वेस्टेज नहीं करनी है, तो हमें लो वाटर यूज टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना है, जैसे कि सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स जो होते हैं, सोलर पैनल्स जो होते हैं, इन पैनल्स के ऊपर डर्ट जमा हो जाती है। डर्ट जमा हो गई तो इनकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है, तो हमें इस डर्ट को रिमूव करना होता है। तो पानी मारने की बजाय क्यों ना हम इसकी ड्राई क्लीनिंग करें या फिर रोबोटिक क्लीनिंग करें इन पैनल्स की और मॉड्यूल्स की, ताकि इनकी एफिशिएंसी दोबारा से रीस्टोर हो जाए। ठीक है, तो ये था आपका नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान। जिस तरह से मैंने टेबल बनाई थी उसी तरह से बना लेंगे, लाइफ थोड़ी सी आपकी आसान हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का, पीएलआई स्कीम। तो टॉपिक देखने से पहले पीएलआई स्कीम के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं। देखिए 2020 के अंदर इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था और इसके पीछे ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमें ग्रो करना था। आज की डेट में अगर देखा जाए तो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया की जीडीपी में केवल 14 से 16% का कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, 14 to 16% का मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन है। हम चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम ग्रो करें और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 25% तक इंक्रीज हो। जब हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करेंगे तो यहाँ पे हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर बहुत पोटेंशियल है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने का। एक और चीज़ आप याद रखेंगे कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बिग प्लेयर्स तो हैं, लेकिन इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज डोमिनेटेड बाय माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एमएसएमईज जो हैं वो इसको डोमिनेट करते हैं। एक तो ये याद रखना है। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, उसका कंट्रीब्यूशन इंक्रीज करना है। अदर थिंग, एक्सपोर्ट्स। अगर ग्लोबल एक्सपोर्ट्स की बात की जाए तो इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्लोबल एक्सपोर्ट के अंदर केवल 1.8% का कंट्रीब्यूशन है, बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन
मैन्युफैक्चरिंग से हमें एक्सपोर्ट की तरफ देखने को मिलता है। हम चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करें, प्लस वी वांट टू इंसेंटिवाइज अदर फॉरेन कंपनीज टू कम टू इंडिया एंड इन्वेस्ट इन इंडिया, यानी कि हम इंडिया के अंदर एफडीआई लेके आने के लिए लोगों को इंसेंटिवाइज करना चाहते हैं। अब ये जो इंसेंटिवाइज किया जा रहा है ये किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। तो जो प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम है 2020 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इस स्कीम के अंदर 3 सेक्टर को चूज किया गया। शुरुआत में 3 सेक्टर को चूज किया गया कि इन 3 सेक्टर के अंदर अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और वो अपने इंक्रीमेंटल सेल्स को इंक्रीज कर रहा है, अपनी सेल्स के अंदर इंक्रीमेंटल इंक्रीज दिखा रहा है, तो हम उसको कुछ इंसेंटिव देंगे। इंसेंटिव फाइनेंशियल इंसेंटिव होगा। अब अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग क्राइटेरिया रखे हुए थे और कोई खास क्लैरिटी नहीं थी कि इंसेंटिव कितना कितना होने वाला है, तो इसीलिए आपको ये बहुत ज़्यादा डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखना है कि शुरुआत में 3 सेक्टर्स को चूज़ किया गया था और ये कहा गया था कि इन सेक्टर के अंदर अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग रही है या फिर कोई नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग रही है और वो अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कर रहा है, अपने टर्नओवर को इंक्रीज़ कर रहा है, तो हम उसको फाइनेंशियल इंसेंटिव देंगे। तो इससे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लोग हैं उनको हमेशा ये इंसेंटिव रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सेल करें। ठीक है, तो हम इस तरह से इंसेंटिवाइज करने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआत में केवल 13 सेक्टर के लिए ये था, बाद में 13 से 14 सेक्टर्स थे जिनके अंदर पीएलआई स्कीम को हमने एक्सपेंड कर दिया। अब बात चल रही थी कि ये जो 14 सेक्टर्स है इसके अंदर कुछ नए सेक्टर्स को भी ऐड किया जाना चाहिए और भी सेक्टर्स इसके अंदर जुड़ने चाहिए। तो गवर्नमेंट ने एक क्लैरिफिकेशन दिया कि पहले हम पीएलआई स्कीम का जो भी अभी तक का स्टेटस रहा है, पीएलआई स्कीम की जो भी अभी तक की अचीवमेंट रही है, हम उसको पहले स्टडी करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमें नए सेक्टर्स को इसके अंदर इंक्लूड करना है या नहीं करना। और यही आपकी न्यूज़ है। तो पीएलआई स्कीम आई होप आप समझ गए होंगे। इंक्रीमेंटल सेल, प्रोडक्शन या फिर टर्नओवर इंक्रीज करने पे गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करने वाली थी टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ठीक है, टू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और ये आपके 3 सेक्टर में आता, लेटर ऑन इट वॉज एक्सपेंडेड टू 14 सेक्टर्स। ठीक है, 14 सेक्टर्स के अंदर इसको एक्सपेंड कर दिया गया। अब इसका एक एनालिसिस हमें देखना है, मेजरली तो एनालिसिस के ऊपर ही बात होती है। तो एनालिसिस के अंदर हम देखेंगे कि ये जो पीएलआई स्कीम है इससे हमें क्या क्या बेनिफिट देखने को मिला है, प्लस पीएलआई स्कीम के क्या क्या चैलेंजेस अभी तक हमारे सामने आए हैं। ठीक है, न्यूज़ एक्चुअल में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये एनालिसिस इंपॉर्टेंट होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या था पीएलआई स्कीम का? पहला, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, इंडिया के अंदर ऐसे मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स बनाना जो कि दुनिया के अंदर ग्लोबल चैंपियन बन सके, यानी कि इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हो जाएं कि दुनिया के अंदर उनका सामान बिकना चालू हो जाए। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना, प्लस में इनोवेशन को इंक्रीज करना, ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव था। तीसरा, सेल्फ रिलायंस अचीव करना। इंडिया को आज की डेट में ढेर सारा सामान बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, तो अगर हम इस सामान को इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर करने लगेंगे तो इंडिया की इंपोर्ट के ऊपर जो रिलायंस है वो रिलायंस कम हो जाएगी और इंडिया सेल्फ रिलायंट बनता जाएगा। ये चीज़ आज की डेट में और भी इंपॉर्टेंट होती जा रही है जब हमें कोविड की वजह से सप्लाई चेन के अंदर डिसरप्शन देखने को मिली थी। चाइना कभी भी इस सप्लाई चेन को डिसरप्ट कर सकता है। ठीक है, तो इंडिया चाहता है कि हम सेल्फ रिलायंट रहें। तो गवर्नमेंट ने अभी कहा है कि दैट वी आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड न्यू सेक्टर्स इन द पीएलआई स्कीम। पीएलआई क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। हम पहले इसको असेस करेंगे और असेस करके अगर कोई कोर्स करेक्शन की ज़रूरत होगी, कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत होगी, वो चेंजेस लेके आएंगे और फिर उसके बाद हम आगे का काम करने वाले हैं। पहली बार इसको मार्च 2020 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। एक स्पेशल इंसेंटिव स्कीम है मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए। 3 सेक्टर में की गई थी, फिर उसके बाद 14 सेक्टर्स में इसको एक्सपेंड कर दिया गया और सेक्टर्स को इसमें इंक्लूड किया गया। इसमें इंसेंटिव्स को लिंक कर दिया गया था विद द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और परफॉर्मेंस को कैसे जज किया जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीमेंटल सेल्स। अगर आपकी सेल ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रही है तो हम आपको इंसेंटिव देना चालू कर देंगे। ठीक है, 1.97 लाख करोड़ की ये स्कीम हमने रखी थी। ठीक है, अब बेनिफिट्स के ऊपर आ जाते हैं। बेनिफिट क्या है? सॉरी, थोड़ा सा इशू आ रहा है रिकॉर्डिंग में, होपफुली अब रिजॉल्व हो गया होगा। ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं। बेनिफिट्स क्या हैं पीएलआई स्कीम के? पहला बेनिफिट ये है कि पीएलआई स्कीम की वजह से मैन्युफैक्चरिंग
मैन्युफैक्चरिंग हमारी इंप्रूव होगी। हम चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का हमारी जीडीपी में 25% कंट्रीब्यूशन हो। मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव होगी, इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगी। इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से भी जानते हैं। तो हम चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाए एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट समवेयर अराउंड 2.5 to 3 लाख करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो इस स्कीम के अंदर आ सकती है। ठीक है, 2.5 to 3 लाख करोड़ की। अब अगर इतना ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। ठीक है, जो पीएलआई स्कीम है, इस पीएलआई स्कीम के अंदर ग्रीन इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस है। पीएलआई स्कीम में ऑलमोस्ट 55% जो आपकी स्कीम है वो ग्रीन सेक्टर्स के अंदर है। ग्रीन सेक्टर्स यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली सेक्टर्स। तो अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी तो इंडिया ग्रीन ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेगा। इंडिया की सेल्फ रिलायंस इंक्रीज होगी। जब इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो इंडिया को अब दूसरे देशों के ऊपर रिलाय नहीं करना पड़ेगा फॉर आइटम्स। ठीक है, तो इंडिया की सेल्फ रिलायंस इंक्रीज होगी और इंडिया का एक्सपोर्ट भी इंक्रीज होगा। अभी क्या है करंट स्टेटस इंडिया के एक्सपोर्ट का? 1.8% ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट जो दुनिया के अंदर होता है उसका केवल 1.8% इंडिया की तरफ से जाता है। ठीक है, जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट होते हैं तो इंडिया को ढेर सारे सामान मिलने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। जैसे रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के टाइम पर इंडिया को फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा था, क्यों ना हम फर्टिलाइजर को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करने लगे। क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हो गए थे, ये भी एक तरह की वोलेटिलिटी है। तो जितना ज़्यादा हम अपने देश के अंदर मैन्युफैक्चर करेंगे उतना ही हम सेल्फ रिलायंट बनते जाएंगे। जब कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी फील्ड के अंदर इंक्रीज हो रहा है, गवर्नमेंट उस सेक्टर को इंसेंटिवाइज कर रही है टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन एंड टू इंक्रीज देयर इंक्रीमेंटल सेल्स, तो उस सेक्टर के अंदर इनोवेशन देखने को मिलेगी, फास्टर अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। टेक्नोलॉजी, ताकि वो जो सेक्टर्स हैं वो सेक्टर्स और भी ज़्यादा एफिशिएंट बनते जाएं। ठीक है, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। ग्रीन ग्रोथ की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ग्रीन ग्रोथ के साथ साथ हम बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट की तरफ भी बढ़ेंगे। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट यानी कि हमारे देश के अगर कोई बैकवर्ड रीजन है जहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं लगती, अगर उस एरिया के अंदर कोई इंडस्ट्री लगाएगा तो उसको भी इंसेंटिवाइज किया जाएगा, तो इससे बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट भी मिलेगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि बेनिफिट देती हैं पीएलआई स्कीम के अंदर। ठीक है, इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी ज़्यादा खुल के कर पाएगा। अभी क्या होता है, अभी इंडिया दूसरे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेता है। दूसरे देशों के अंदर ढेर सारे सामान बनते हैं और ये सामान वो इंडिया के अंदर भेजना चालू कर देते हैं, यानी कि इंडिया का इंपोर्ट इंक्रीज हो जाता है। लेकिन इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा सामान बन ही नहीं रहा, तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा हो गया, इंडिया ने कुछ सेक्टर के अंदर ग्लोबल चैंपियंस बना लिए, हमें ग्लोबल चैंपियंस बनाना है ना, ये एक ऑब्जेक्टिव है हमारा। ग्लोबल चैंपियंस बना लिए, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगा ली, तो इंडिया का भी एक्सपोर्ट इंक्रीज होने लगेगा। तो इंडिया ज़्यादा लेवरेज कर पाएगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को। ठीक है, ग्लोबली इंडिया कॉम्पिटिटिव बन पाएगा। फास्टर अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर 4G और 5G भी आ सकती है। ठीक है, लेकिन अब चैलेंजेस क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पीएलआई स्कीम के अंदर बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी है। ये पता ही नहीं है कि क्या क्राइटेरिया सेट है जिस क्राइटेरिया के बेसिस पर इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये जो एम्बिग्विटी है, इस एम्बिग्विटी को क्लियर करने की जरूरत है। यहीं पे एक दूसरा पॉइंट लिख लीजिए कि यहाँ पे कोई भी एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस नहीं बना हुआ, एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस नहीं बना हुआ जिसके बेसिस पर पॉलिसीज के अंदर चेंजेस किए जा सके या फिर जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। डेटाबेस नहीं है। ठीक है, ये एक दूसरा चैलेंज है। फिर अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट इज सब्सिडाइजिंग मैन्युफैक्चरिंग को वो ढेर सारी सब्सिडीज दे रही है। तो हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सब्सिडीज के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए और गवर्नमेंट जब फ्यूचर के अंदर इन सब्सिडीज को विड्रॉ करेगी तो उसके बाद हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो कहीं उस टाइम पर फेल होना चालू ना हो जाए। तो हमें सब्सिडीज के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलायंस अच्छी नहीं होती। तो सब्सिडीज का ये एक इशू है जो हमारे सामने आ सकता है इन फ्यूचर। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट का भी पूरा फोकस है यू इंक्रीज योर प्रोडक्शन। ये वाला पॉइंट आपके इसमें नहीं लिखा हुआ है नोट्स के अंदर, तो आप इसको लिख लीजिएगा। गवर्नमेंट कह रही है इंक्रीज योर प्रोडक्शन, वी विल गिव यू फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अब प्रोडक्शन की जब बात की जाती है तो प्रोडक्शन का मतलब है कि फाइनल प्रोडक्ट इंडिया के अंदर बनना चाहिए। तो मान लीजिए फ़ोन है, अगर फ़ोन की फाइनल असेंबली इंडिया के अंदर हो रही है तो हम कह देंगे कि ये जो प्रोडक्ट है ये इंडिया के अंदर बना हुआ है, जिस कंपनी ने बनाया उसको फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड कर दिया। लेकिन जब हम देखें कि ये फ़ोन कैसे असेंबल हुआ है इंडिया के अंदर, तो इसके सारे के सारे कंपोनेंट मान लीजिए दूसरे देशों से आ रहे हैं।
दूसरे देशों से आ रहे हैं। हमने सिर्फ इंडिया के अंदर वो सारा का सारा सामान मंगाया, उसको असेंबल कर दिया और कह दिया देखो जी हमारी मैन्युफैक्चरिंग कितनी इंक्रीज हो रही है। तो हमें फाइनल प्रोडक्ट नहीं देखना, वी हैव टू सी वैल्यू एडिशन इन प्रोडक्शन, कि इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग में वैल्यू एडिशन के ऊपर पूरा का पूरा फोकस हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम मिस कर जाते हैं। इंडिया का अभी फोकस है कि हम तुम्हें इंसेंटिव दे रहे हैं, तुम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करो, लेकिन सिर्फ इंसेंटिव देना काफ़ी नहीं है, हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी इंप्रूव करना होगा, हमें बिजनेस एनवायरनमेंट को इंप्रूव करना है। और बिजनेस एनवायरनमेंट को इंप्रूव करने के लिए हमें ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को कम करना होगा, उनको ख़त्म करना होगा। हमें इंस्टीट्यूशनल चेंजेस लेके आने पड़ेंगे जिससे इंडिया में बिजनेस करना ईजी हो जाए। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को रिड्यूस करो। और ये फिर तीसरी चीज हमें क्या चाहिए, इंसेंटिव दे दिया, अच्छी बात है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी आपने कर दिया, लेकिन अब हमें अपनी वर्कफोर्स को अपस्किल करने की जरूरत है, उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है। तो स्किल्स यहाँ पे प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो ये सारे के सारे हैं जो कि आप चैलेंजेस के अंदर लिख के आ सकते हैं। चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड ऑलमोस्ट एक साथ कवर किया। ठीक है, एक एक करके पॉइंट देखते हैं अब यहाँ पे जो क्रिटिकल फैक्टर्स हैं, उन क्रिटिकल फैक्टर्स को गवर्नमेंट कैप्चर करने में फेल हो रही है। क्रिटिकल फैक्टर्स क्या, मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट है, जैसे कि रॉ मटेरियल। अगर देश में रॉ मटेरियल ही नहीं है तो आप कितना मैन्युफैक्चर कर लोगे, तो रॉ मटेरियल के ऊपर भी गवर्नमेंट को फोकस करना है। दूसरा क्रिटिकल फैक्टर है डोमेस्टिक मार्केट, हमें उन चीज़ों को प्रोड्यूस करना है जो कि इंडिया के अंदर कंज्यूम हो सकती है, डोमेस्टिक मार्केट। अब गवर्नमेंट ने तो कह दिया कि आप ज़्यादा प्रोडक्शन करो, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे, इंक्रीमेंटल सेल करोगे, हम तुम्हें इंसेंटिव दे देंगे। अब इस वजह से क्या होने लगा, इस वजह से एक ही एरिया के अंदर ढेर सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खुल गई। अब ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेम एरिया के अंदर खुली हैं, सेम डोमेस्टिक मार्केट को ये केटर कर रही हैं। ठीक है, सेम डोमेस्टिक मार्केट को केटर कर रही हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया, ये सारी की सारी यूनिट्स एक दूसरे का कंपटीशन बन गई। हमारा गोल क्या था, हमें ग्लोबल चैंपियंस बनाने थे। ग्लोबल चैंपियन, जब ये सारी की सारी इंडस्ट्री आपस में ही compete कर रही हैं, छोटी सी मार्केट में ये सारे के सारे लोग compete कर रहे हैं, तो ग्लोबल चैंपियंस नहीं बन पाएंगे। तो ये एक इशू हमारे सामने आता है। ठीक है, कि मार्केट जो है, मार्केट को भी असेस करना ज़रूरी है, और ग्लोबल चैंपियंस तब बन पाएंगे जब हम डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी प्रोड्यूस कर पाएँ। ठीक है, एक और पॉइंट जो इसके अंदर ही कहीं पे होगा कि गवर्नमेंट बिग फर्म्स को ज़्यादा फोकस करती है, बिग फर्म्स के ऊपर गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस रहता है, लेकिन इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर एमएसएमईज का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बिग प्लेयर्स के ऊपर फोकस करके काम नहीं चलेगा, एमएसएमईज को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, यही वो बहुत सारे लिखे हैं कि बहुत सारे प्लेयर जो हैं वो एक ही उसके अंदर आ जाते हैं, तो हम फ्यू ग्लोबल चैंपियन नहीं बना पा रहे। सब्सिडीज डिपेंडेंट मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, और बाद में जब इन सब्सिडीज को विड्रॉ किया जाएगा तो उस टाइम पर हो सकता है कि हमारे इंडस्ट्रीज़ की प्रोडक्टिविटी में डिक्लाइन हमें देखने को मिले। गवर्नमेंट की ज़्यादातर जो ओरिएंटेशन है, इट इज़ टुवर्ड्स लार्जर फर्म्स, बट इंडिया इज़ एन इंडस्ट्री वेयर एमएसएमईज आर रियल प्लेयर्स। ठीक है, एमएसएमईज जो है वो ट्रूली इंडिया के इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं। इंडियन स्ट्रक्चर इज डोमिनेटेड बाय एमएसएमईज। कोई सेंट्रलाइज डेटाबेस नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से हम जो भी वीकनेस है हमारे पॉलिसी स्ट्रक्चर के अंदर, जो फॉल्ट लाइंस हैं, उनको आइडेंटिफाई करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सारे के सारे चैलेंजेस आप यहाँ पे लिख के आ सकते हैं। ठीक है, वे फॉरवर्ड के अंदर क्या लिखेंगे, कोलैबोरेशन को एनहांस करने की ज़रूरत है। ठीक है, डायनेमिक कोलैबोरेशन करो, इंडस्ट्री प्लेयर्स को रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, एकेडमिया, इनके साथ लिंक करने की ज़रूरत है, ताकि इनोवेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट, इन तीनों चीज़ों के ऊपर फोकस किया जा सके। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करो, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल को रिड्यूस करो, एप्लीकेशन प्रोसेस सिंप्लीफाई होना चाहिए। ठीक है, पीरियोडिक इवैल्यूएशन होनी चाहिए पीएलआई स्कीम की, ताकि इस स्कीम के अंदर जो भी इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ को एडजस्ट किया जा सके, ताकि हम अपने गोल पे पहुंच सके। फोकस होना चाहिए एमएसएमईज के ऊपर, और एमएसएमईज के लिए सेपरेट प्रोविजन किए जाने चाहिए, ताकि एमएसएमई सेक्टर भी ग्रो करता रहे। ठीक है, और हाँ, इसके साथ साथ हमें कॉम्प्लीमेंट्री रिफॉर्म्स और करने की ज़रूरत है। सिर्फ पीएलआई स्कीम से काम नहीं चलेगा। कॉम्प्लीमेंट्री रिफॉर्म के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आती है, स्किल डेवलपमेंट आती है कि आपकी वर्कफोर्स जो है वो स्किल होनी चाहिए, एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन आती है। सिर्फ पीएलआई से काम नहीं चलेगा, स्किल्स दो, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के ऊपर काम करो, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करो, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को रिड्यूस करो। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगला जो हमारा
टॉपिक है वो है फर्टिलाइजर सेक्टर इन इंडिया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इस टॉपिक के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ें भी पढ़ेंगे। हालांकि अच्छा, एक चीज़ और, इसमें ऊपर कुछ टेबल्स दी हुई हैं इसी मैगजीन के अंदर। यहाँ पे जैसे ये टेबल दी हुई है कि पीएलआई स्कीम की क्या क्या अचीवमेंट रही है एज पर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो ये जो अचीवमेंट्स हैं, इन अचीवमेंट्स को आप देखेंगे कि एफडीआई के अंदर 76% का इंक्रीज देखने को मिलता है। एक्सपोर्ट्स में 2.56 लाख करोड़ का बूस्ट है। इतनी ही हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की उम्मीद कर रहे हैं कि फ्यूचर में इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर आ सकता है। तो सिर्फ डिजिट याद हो जाए इसलिए बता रहा हूँ। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मोर देन 3.25 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुई है। ठीक है। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन 60% इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन हम अचीव कर चुके हैं कि अब बाहर के सामान पर रिलाय ना करना पड़े, हम अपने देश के अंदर ही सामान को मैन्युफैक्चर कर लें। तो कुछ फैक्ट्स हैं जो कि पहले आपको वो फैक्ट्स कवर करने हैं। देखिए, इंडिया के अंदर अगर हम फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करते हैं तो इसके अंदर पहला फैक्ट आपको क्या पता होना चाहिए, दैट फर्टिलाइजर इज वन ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इंडिया के अंदर 8 कोर इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें से एक फर्टिलाइजर आता है। ये 8 कोर इंडस्ट्रीज आपको याद होनी चाहिए। पहली कोर इंडस्ट्री जो आप याद रखेंगे वो है आपकी सीमेंट, कोल, क्रूड ऑयल। सीमेंट, कोल, क्रूड ऑयल। अगली आपकी इलेक्ट्रिसिटी, सीमेंट, कोल, क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी। ई के बाद आपका फर्टिलाइजर, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, और लास्ट होता है आपका स्टील। ठीक है, ये 8 कोर इंडस्ट्री आप याद रखेंगे। अभी हम फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं। जब हम फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ फर्टिलाइजर्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर का जो इस्तेमाल होता है वो चाइना के अंदर होता है, और चाइना के बाद दूसरे नंबर पे इंडिया आता है। इंडिया बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, ये तो हो गया कंजम्पशन की। इंडिया कंजम्पशन में सेकेंड नंबर पे आता है। अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो इंडिया प्रोडक्शन के अंदर भी वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है दुनिया के अंदर। इंडिया 3rd नंबर पे आता है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में। ठीक है, और इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर। दुनिया के अंदर बड़े बड़े इंपोर्टर्स में से एक इंपोर्टर इंडिया है फर्टिलाइजर्स का। जब हम फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं तो मेनली हम 3 न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, ठीक है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। दूसरी तरह के जो फर्टिलाइजर्स हमें चाहिए होते हैं वो आते हैं आपके फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, और तीसरे होते हैं आपके पोटेसिक। नाइट्रोजन के लिए हम यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉस्फेटिक के लिए हम डाई अमोनियम फॉस्फेट का इस्तेमाल करते हैं, और पोटेसिक के लिए हम म्यूरिएट ऑफ पोटैश का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये आपके NPK फर्टिलाइजर्स होते हैं। इनकी डिजायर्ड रेशियो क्या होती है कि किसी भी लैंड के ऊपर इन फर्टिलाइजर्स को या फिर इन न्यूट्रिएंट्स को किस रेशियो के अंदर अप्लाई किया जाना चाहिए। तो डिजायर्ड रेशियो होती है 4:2:1। ठीक है, 4:2:1 डिजायर्ड रेशियो होती है। लेकिन इंडिया के अंदर जो यूरिया है, यूरिया बहुत ही इजीली अवेलेबल है और बहुत ही सस्ता पड़ता है, जिसकी वजह से जो किसान है वो ढेर सारा यूरिया अपनी ज़मीन के ऊपर डाल के रखते हैं, जिसकी वजह से हमारी सॉइल के अंदर हमें इम्बैलेंस देखने को मिलता है। हमारी टारगेट रेशियो क्या है, सॉइल के अंदर 4:2:1 की रेशियो में NPK न्यूट्रिएंट होने चाहिए। लेकिन फर्टिलाइजर का, स्पेशली यूरिया का इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि करंट रेशियो 12.8:5.1:1 है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यूरिया का इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अब इंडिया के अंदर क्या फर्टिलाइजर की अगर बात की जाए तो फर्टिलाइजर आपको 3 तरह के देखने को मिलेंगे। कुछ फर्टिलाइजर आपके प्राइमरी फर्टिलाइजर्स होते हैं। इन प्राइमरी फर्टिलाइजर के अंदर आपका NPK फर्टिलाइजर आते हैं। फिर आते हैं आपके सेकेंडरी फर्टिलाइजर के अंदर क्या होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, या आपके सेकेंडरी फर्टिलाइजर होते हैं। ठीक है, या फिर आप सेकेंडरी न्यूट्रिएंट भी कह सकते हैं। और तीसरे होते हैं आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो कि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के अंदर चाहिए होते हैं पर चाहिए होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं आपके आयरन, बोरॉन, जिंक। ठीक है, इस तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ये आपके 3 तरह के फर्टिलाइजर हैं। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, माइक्रो न्यूट्रिएंट वाले। अब
इंडिया के अंदर हम चाहते हैं कि जो किसान है, किसानों की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज रहे। उसके लिए गवर्नमेंट चाहती थी कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो गवर्नमेंट चाहती थी कि किसान फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करें। फर्टिलाइजर्स में NPK फर्टिलाइजर्स होने चाहिए। नाइट्रोजन के लिए जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं वो यूरिया है। यूरिया के लिए गवर्नमेंट जो सब्सिडी प्रोवाइड करती है उस सब्सिडी का नाम है यूरिया सब्सिडी स्कीम। यूरिया सब्सिडी स्कीम बहुत ही सिंपल सी स्कीम है। इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट कह देती है कि यूरिया के बैग्स का जो प्राइस है वो हम फिक्स कर देंगे, यानी कि यूरिया का जो मैक्सिमम प्राइस होना चाहिए वो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया। यूरिया को कौन बेच रहा है? यूरिया को या तो कोई इंसान बाहर से यूरिया मंगा रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, और इंपोर्ट करने के बाद वो फिर आगे रिटेलर्स वगैरह को बेच देता है, ठीक है, या फिर यूरिया की इंडिया के अंदर प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। तो जो भी इंपोर्ट कर रहा है या प्रोड्यूस कर रहा है उसको कितने का भी यूरिया पड़े वो उसको बेचेगा कितने का? MRP पे ही वो बेच सकता है, जो कि गवर्नमेंट फिक्स कर देगी। मान लेते हैं गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी 5,000 रुपये पर उसके टन के हिसाब से यूरिया बिक रहा है, ठीक है। सिर्फ मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। गवर्नमेंट ने कह दिया कि यूरिया का एक बैग जो है वो 5,000 रुपये से ज़्यादा का नहीं बिक सकता। मान लीजिए जो भी प्रोड्यूस कर रहा है या इंपोर्टर है इसको यूरिया पड़ रहा है 6,000 रुपये का, तो ये जो इंपोर्टर या प्रोड्यूसर है ये 6,000 का खरीद के 5,000 का बेचेगा तो इसको 1,000 का नुकसान है। गवर्नमेंट कहती है तेरे को कोई 1,000 का नुकसान नहीं होगा, जितना भी तेरा डिफरेंस है ना उस डिफरेंस की सब्सिडी हम तुझे प्रोवाइड कर देंगे। गवर्नमेंट किसान को सब्सिडी नहीं दे रही, गवर्नमेंट ने इसके प्राइस को फिक्स कर दिया और सब्सिडी किसके पास जाती है? सीधा प्रोड्यूसर या इंपोर्टर के पास जाती है। अब इस सब्सिडी में सबसे बड़ी दिक्कत यह है दैट दिस सब्सिडी इज बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि जो यूरिया था उस यूरिया को प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट आई, यानी कि जितनी ज़्यादा कॉस्ट आएगी उतनी ज़्यादा गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई है तो सब्सिडी भी ज़्यादा देगी। तो इस वजह से जो ये प्रोड्यूसर्स होते हैं ये अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करने का काम ही नहीं करते, इनएफिशिएंट मशीन्स को यूज़ करते हैं और अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को वो इन्फ्लेट करने की कोशिश करते रहते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए, ठीक है। तो ये थी आपकी यूरिया बेस्ड स्कीम, जिसके अंदर यूरिया की जो सब्सिडी है वो सीधा प्रोड्यूसर या इंपोर्टर को प्रोवाइड कर दी जाती है। ये जो सब्सिडी है दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड द MRP फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। तो ये तो हो गया यूरिया। फिर उसके बाद डाई अमोनियम फोस्फेट या फिर आपकी म्यूरिएट ऑफ पोटैश की अगर बात की जाए तो ये सारे ये दोनों के दोनों आते हैं आपके न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के अंदर। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के अंदर ये न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम क्या कहती है? ये कहती है कि गवर्नमेंट हर साल एनुअली हर साल ये डिसाइड कर देगी कि वो इन फर्टिलाइजर्स के लिए कितनी सब्सिडी देने वाली है। एनुअली डिसाइड किया जाता है कि कितनी सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी, और ये जो सब्सिडी डिसाइड की जाती है ये डिसाइड की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट, कि न्यूट्रिएंट कितना है फर्टिलाइजर के अंदर, न्यूट्रिएंट कितना है फर्टिलाइजर के अंदर, यानी कि जो भी आपके डैप, मोप या फिर दूसरे फॉस्फोरस या पोटेसिक जो आपके फर्टिलाइजर होते हैं उनमें एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है न्यूट्रिएंट की, उसके अकॉर्डिंग हम सब्सिडी देंगे। अगर तुम इन फर्टिलाइजर के अंदर कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर देते हो, कुछ सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर देते हो तो उसके लिए एक्स्ट्रा सब्सिडी दे दी जाती है। लेकिन ये जो सब्सिडी है दिस सब्सिडी इज फिक्स्ड एनुअली, यानी एनुअली एक अमाउंट फिक्स कर दी जाएगी, उससे ज़्यादा सब्सिडी नहीं दी जाती, ठीक है। और ये जो आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं इन फर्टिलाइजर का प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती है। इनका प्राइस कौन डिसाइड करता है? इनका प्राइस डिसाइड करते हैं प्रोड्यूसर्स। इनका प्राइस प्रोड्यूसर्स और इंपोर्टर्स डिसाइड करते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स और इंपोर्टर्स डिसाइड करते हैं। तो ये इंपोर्टर्स और प्रोड्यूसर जब प्राइस डिटरमाइन करेंगे तो प्राइस थोड़ा हायर साइड पर रखते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई ना हो उसके लिए गवर्नमेंट इनको कहती है हम तुझे सब्सिडी तो दे रहे हैं तो थोड़ा सा प्राइस कम रख, लेकिन डिसाइड कौन करेगा? गवर्नमेंट नहीं करती। यूरिया के केस में प्राइस कौन डिसाइड कर रहा है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो इसीलिए यूरिया सस्ता है होता है और P और K फर्टिलाइजर जो है वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं। यूरिया सस्ता है इसी वजह से आप देखेंगे कि उसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है और इनका इस्तेमाल जो है वो थोड़ा सा कम होता है, लेकिन इसकी वजह से सॉइल के अंदर हमें इम्बैलेंस देखने को मिलता है। तो हमने यूरिया बेस्ड सब्सिडी स्कीम देखी, यूरिया सब्सिडी स्कीम देखी और न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम देखी, ठीक है। किस तरह के फर्टिलाइजर और किस तरह से ये सारा का सारा काम चल रहा होता है। सिंपल सा क्वेश्चन यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के अंदर यूरिया इंक्लूड होता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्यों? क्योंकि यूरिया इसमें इंक्लूडेड नहीं होता। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के अंदर समवेयर अराउंड 22 फर्टिलाइजर्स आते हैं बट यूरिया इसके अंदर नहीं आता। 22 फर्टिलाइजर्स हैं बट यूरिया इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। आई होप यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगली चीज़ जो आप देख सकते हैं, मतलब अभी हम आएंगे नोट्स के ऊपर, नोट्स से पहले कुछ चीज़ें और देख लीजिए। जब हमें
यूरिया प्रोड्यूस करना होता है तो यूरिया प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है विच इज़ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इंडिया के पास ज़्यादा नहीं है तो इंडिया को नेचुरल गैस भी इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो यूरिया, बहुत सारा यूरिया इंडिया इंपोर्ट करता है। इंडिया की फर्टिलाइजर को लेके बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है। इंडिया अगर प्रोड्यूस भी कर रहा है तो इसका जो रॉ मटेरियल है, इसको यूज़ करने के लिए जो हमें फीड स्टॉक चाहिए नेचुरल गैस का, वो हमें इंपोर्ट करना पड़ जाता है। ठीक है, पोटैश की बात की जाए, पोटैश की रिक्वायरमेंट तो आप ये मान के चलिए ज़्यादातर इंपोर्ट्स के थ्रू ही फुलफिल की जाती है। ठीक है, पोटैश की रिक्वायरमेंट उसकी वजह से ही फुलफिल की जाती है। और कॉन्सेप्ट क्या देख सकते हैं, नीम कोटेड यूरिया। गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर रखा है कि जो यूरिया है, यूरिया के ऊपर नीम की एक कोटिंग होनी ज़रूरी है। नीम की कोटिंग से यूरिया सॉइल के अंदर बहुत तेज़ी से रिलीज़ नहीं होता, उसकी लीचिंग नहीं होती है, सॉइल के अंदर लीचिंग नहीं होती है, या फिर उसका जो रिलीज़ है वो थोड़ा सा स्लो रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, स्लो रिलीज़ हो जाता है, प्लांट जो है उसको बेटर तरीके से एब्जॉर्ब कर पाते हैं, बेटर एब्जॉर्प्शन हो जाती है। ठीक है, बेटर एब्जॉर्प्शन होगी। इसके साथ साथ कुछ यहाँ पे आपको इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टीज भी देखने को मिलेंगी बिकॉज ऑफ यूज ऑफ नीम। अब ये कहा जा रहा है कि नीम कोटेड यूरिया की जगह नीम की कोटिंग होती थी, वेल एंड गुड। अब हम क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू शिफ्ट टू सल्फर कोटेड यूरिया। सल्फर कोटेड यूरिया ज़्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू नीम कोटेड यूरिया के। प्लस इंडिया की जो सॉइल है वो सल्फर कंटेंट में, सल्फर न्यूट्रिएंट में बहुत ही पुअर है, और सल्फर इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हमें पल्सेज उगानी है, हमें ऑयल सीड्स उगाने हैं, पल्सेज एंड ऑयल सीड्स जो कि ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं रखते, वाटर डिमांड इनकी कम होती है। प्लस जैसे जैसे हमारी फूड हैबिट्स चेंज हो रही हैं, हम प्रोटीन ज़्यादा कंज्यूम करना चालू कर रहे हैं। ऑयल सीड्स के लिए वी आर डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स, तो ऑयल सीड हम चाहते हैं देश के अंदर ही उगे, तो सल्फर जो है वो पल्सेज और ऑयल सीड के लिए बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट चाहती है कि अब नीम कोटेड यूरिया से हम सल्फर कोटेड यूरिया की तरफ शिफ्ट करने चालू कर दें, एंड दिस सल्फर कोटेड यूरिया इज नोन एज यूरिया गोल्ड। यूरिया गोल्ड नीम कोटेड यूरिया से ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, ज़्यादा एफिशिएंट पड़ेगा, और ये यूरिया की जो डिमांड है, यूरिया की डिमांड को थोड़ा सा रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इसमें याद रखनी चाहिए। ठीक है, अब एक स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं, पीएम प्रणाम स्कीम। पीएम प्रणाम, प्रणाम की फुल फॉर्म क्या है? प्रणाम की फुल फॉर्म है प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस। ठीक है, रिस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, एन से आपका नरिशमेंट, नरिशमेंट, ए से एमिलियोरेशन, एमिलियोरेशन, और ओ से मदर अर्थ। हम मदर अर्थ को रीस्टोर करना चाहते हैं, अवेयरनेस जनरेट करना चाहते हैं मदर अर्थ के बारे में, नरिशमेंट करना चाहते हैं और उसकी एमिलियोरेशन करना चाहते हैं। तो ये पीएम प्रणाम स्कीम बनाई गई है, और पीएम प्रणाम स्कीम ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करेगी कि ये प्रपोज कर रही है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज को मिनिमाइज किया जाए, रिड्यूस किया जाए। प्रीलिम्स के अंदर आपको स्टेटमेंट दी जाएगी दैट पीएम प्रणाम स्कीम कॉल्स फॉर फेजिंग आउट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। नहीं, फेजिंग आउट नहीं, सिर्फ रिड्यूस करना है। फेजिंग आउट का मतलब है बिल्कुल एलिमिनेट कर दो। केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो यूज है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, बैलेंस्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, यानी जो यूज कर रहे हो एनपीके वो रेशियो में होना चाहिए 4:2:1। और इसके साथ साथ प्रमोट ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर्स, ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर्स को प्रमोट करो जो कि केमिकल फर्टिलाइजर ना हो। ये आपको एक स्कीम याद रखनी है, पीएम प्रणाम। दूसरी स्कीम है आपकी गोबर धन, जैसा नाम वैसा काम, गोबर धन। आपको इस नाम से क्या लग रहा है? गोबर से धन बनाना है, और यही सारा का सारा काम किया जाएगा। गोबर धन के अंदर जो आपका कैटल वेस्ट होता है, या फिर जो आपका ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, कैटल वेस्ट एंड ऑर्गेनिक वेस्ट, इस कैटल वेस्ट और ऑर्गेनिक वेस्ट को कलेक्ट किया जाएगा और इससे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बनाए जाएंगे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बनाए जाएंगे। तो हमने क्या कर दिया, वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट टू वेल्थ का ये कॉन्सेप्ट होता है कि हमने वेस्ट से वेल्थ जनरेट कर दी। प्लस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है तो हमारी सॉइल के लिए भी अच्छा है, हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। गोबर की फुल फॉर्म याद रख सकते हैं हम, गैल्वेनाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो
एग्रो रिसोर्सेस। ठीक है, तो पीएम प्रणाम स्कीम, गोबर्धन स्कीम, और हमने देखी यूरिया सब्सिडी स्कीम और न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। ये 4 स्कीम हम यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आपके कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें आप देख सकते हैं, जैसे कि नैनो यूरिया। नैनो यूरिया जो है वो आपके नैनो टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर बेस्ड होगा। नैनो टेक्नोलॉजी बेटर एब्जॉर्प्शन करने में मदद करती हैं यूरिया की। ठीक है, नैनो यूरिया के बारे में बात की जा रही है। ये लिक्विड फॉर्म के अंदर होगा। इसके अंदर जो लिक्विड होगा, इस लिक्विड को जो हमारी वेजिटेशन होगी या क्रॉप होगी, क्रॉप की लीव्स के ऊपर इस यूरिया को स्प्रे किया जाएगा। लिक्विड फॉर्म में है, नैनो यूरिया है। ये जो स्प्रे किया जा रहा है, इस स्प्रे की वजह से उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। प्लस ये नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, यानी कि बहुत माइन्यूट 10⁻⁹ जो है उसके आपको वो देखने को मिलेंगे पार्टिकल्स, ताकि एब्जॉर्प्शन जो है वो काफ़ी अच्छी रहे। ठीक है, तो ये नैनो यूरिया आप याद रख सकते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड एक और स्कीम है इससे जुड़ी हुई। मैं सिर्फ नाम जो जो याद आते जा रहे हैं वो बताता जा रहा हूँ। सॉइल हेल्थ कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड के अंदर हम क्या करें, जो सॉइल की हेल्थ है, सॉइल की टेस्टिंग की जाएगी पीरियोडिक टाइम पर, और ये देखा जाएगा कि उसके अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं और किन की कमी है, और उसी अकॉर्डिंग फर्टिलाइजर अप्लाई किया जाएगा। ये एक साइंटिफिक तरीका होता है। फिर उसके बाद हम तरीके ढूंढ रहे हैं कि हम किस तरह से फर्टिलाइजर को इफेक्टिव तरीके से उसके ऊपर जो हमारी फील्ड्स हैं उन फील्ड के ऊपर डाल सके। तो उसके अंदर स्प्रे करना, स्प्रिंकलर मेथड। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन में ड्रिप के अंदर ही फर्टिलाइजर को ऐड कर दिया जाए। ये सारे के सारे तरीके हम उसके अंदर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जरा अपने नोट्स के ऊपर वापस चलते हैं। देखो, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने अभी रिसेंटली एक पैकेज अनाउंस किया गया है फार्मर्स के लिए। ठीक है, फर्टिलाइजर के लिए। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक बारी बस रीड करना है। अब इस अप्रूव्ड स्कीम के अंदर क्या होगा, इस स्कीम के अंदर प्रमोट किया जाएगा पीएम प्रणाम स्कीम को। पीएम प्रणाम स्कीम हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्या नाम है इसका, रीस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, नरिशमेंट एंड एम्यूलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। मदर अर्थ को हमें रिस्टोर करना है, अवेयरनेस जनरेट करनी है, नरिश करना है, एम्यूलियोरेट करना है बाय प्रमोटिंग ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर्स एंड बैलेंस्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। तो इसको प्रमोट किया जाएगा। गोबर्धन को प्रमोट किया जाएगा वेस्ट टू वेल्थ बनाने के लिए। सल्फर कोटेड यूरिया या फिर यूरिया गोल्ड को प्रमोट किया जाएगा बिकॉज इंडियन सॉइल्स आर डेफिशिएंट इन सल्फर। ये स्टेटमेंट याद रख लीजिए, डायरेक्ट स्टेटमेंट आ सकती है। इंडियन सॉइल्स आर deficient in sulfur content, sulfur nutrient, and sulfur is required for production of pulses and oil seed। तो अगर हम यूरिया के ऊपर ही सल्फर की कोटिंग लगा दें तो एक तीर दो शिकार हो जाएंगे। ठीक है, यूरिया गोल्ड ज़्यादा इकोनॉमिक है, ज़्यादा एफिशिएंट है देन दी नीम कोटेड यूरिया। ठीक है, यूरिया सब्सिडी स्कीम मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। यूरिया सब्सिडी स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 2025-26। अभी जो आपकी कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस है, CACP जिसको कहा जाता है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ने ये रिकमेंडेशन दी थी दैट यूरिया टू शुड बी इंक्लूडेड इन न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम गवर्नमेंट ने इस रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, और उसने क्या कहा, उसने कहा है कि तुम NBSS में लाने की बात कर रहे हो, हम तो यूरिया सब्सिडी स्कीम को ही 2025 तक एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है ना, अब अगला देखते हैं। फिर कुछ और स्कीम्स हैं, इसको बस रीड कर लेंगे, इसके अंदर कुछ ऐसा सच बड़ा पॉइंट नहीं है। ठीक है, मेजर चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इंडिया की फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो इंडिया के अंदर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री वन ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। कोर इंडस्ट्रीज आपको सारी की सारी याद रखनी है। कौन कौन सी हैं, सीमेंट, कोल, क्रूड ऑयल, सीमेंट, कोल, क्रूड ऑयल। फिर आती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी, सीमेंट, कोल, क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी। फिर आएगी आपकी फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर के बाद नेचुरल गैस, नेचुरल गैस इज ऑल्सो फीड स्टॉक फॉर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स एंड देन लास्ट में आपकी स्टील। ठीक है, ये 8 कोर इंडस्ट्रीज आपको याद रखनी है। फर्टिलाइजर, इंडिया इज द 3rd बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फर्टिलाइजर एंड 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ फर्टिलाइजर्स इन द वर्ल्ड। तो रशिया यूक्रेन में कंफ्लिक्ट होगा, फर्टिलाइजर की शॉर्टेज होगी, तो किसको नुकसान होगा, इंडिया को नुकसान होगा। ठीक है, इंडिया के अंदर जो टोटल फर्टिलाइजर की कंजम्पशन है, उस कंजम्पशन का 2/3 यूरिया कंज्यूम होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा हम यूरिया कंज्यूम कर रहे हैं। इसी वजह से हमें क्या रेशियो देखने को मिलती है, 4:2:1 की जगह हमें देखने को मिलती है 12.5:5.1। ठीक है, याद रखने के लिए आप 12 to 14 याद रख लीजिए, 5:1।
तो बहुत ज़्यादा हमें स्क्यूड यूसेज देखने को मिल रही है। फर्टिलाइजर 3 तरह के हैं, ऑलरेडी हम देख चुके हैं 3 तरह के फर्टिलाइजर कौन से हैं। व्हाट आर द कंसर्न्स एसोसिएटेड विद एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ एक्सेसिव या फिर इनबैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। सबसे पहला है सॉइल को डिग्रेड कर दिया जाता है। जितना ज़्यादा आप फर्टिलाइजर यूज करोगे सॉइल की फर्टिलिटी खराब होती है, आपकी क्रॉप की क्वालिटी खराब होती है, जिसकी वजह से पेस्ट और इंसेक्ट अटैक लग सकते हैं इसके ऊपर। प्लांट्स को भी डैमेज होता है। सिर्फ प्लांट्स को डैमेज नहीं होता, ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स को खाने से आपकी हेल्थ मतलब हमारी हेल्थ भी खराब होती है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी होता है। अगर नाइट्रेट्स, फॉस्फोरस और पोटैश ये सारा का सारा लीच करके वाटर बॉडी के अंदर चला जाता है तो वाटर बॉडीज में हमें यूट्रोफिकेशन देखने को मिलती है। यूट्रोफिकेशन क्या है? वाटर बॉडी के अंदर एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स का होना। एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स की वजह से एल्गल ब्लूम हो जाती है, ढेर सारी एल्गी वहाँ पे उगने लग जाती है। इस एल्गी को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और जो ये आपका वाटर बॉडी है, इस वाटर बॉडी की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो जाती है। आई होप ये सब एनवायरनमेंट में आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो यूट्रोफिकेशन इज ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव यूटिलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है। जो आपके नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स हैं वो नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज करते हैं। ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है दिस इज अ ग्रीन हाउस गैस, ये पॉइंट आपको याद रखना है। बेसिकली काम कैसे होता है? जो आपका यूरिया है, यूरिया से आपका अमोनियम निकलता है, ठीक है। फिर अमोनियम से अमोनियम आयन बनते हैं, दिस आयन इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपकी नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होती है जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। ह्यूमन हेल्थ को बहुत ज़्यादा इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट ये ऐसे केमिकल हैं नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट ऐसे केमिकल हैं जो अगर हमारे पानी में मिल गए और इस पानी को इंसान ने कंज्यूम कर लिया तो कैंसर के रिस्क जो है वो इंक्रीज हो जाता है। कैंसर रिस्क इंक्रीज हो रहा है। प्लस ढेर सारा हमें गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी पड़ती है ऑन फर्टिलाइजर्स। 2 तरह सब्सिडी देखी, यूरिया सब्सिडी स्कीम एंड न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर एक एक्सेसिव फिस्कल बर्डन है। गवर्नमेंट को 2021-22 में 1.62 लाख करोड़ रुपए की फर्टिलाइजर सब्सिडी देनी पड़ी। ये सिर्फ फर्टिलाइजर सब्सिडी है, इसमें फूड सब्सिडी तो अभी इंक्लूडेड भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा सब्सिडी हम यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। इनएफिशिएंसीज प्रमोट होती है। गवर्नमेंट जब भी सब्सिडी देगी तो वो इनएफिशिएंट होती हैं। इंपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है इंडिया की, ठीक है। आइडियल रेशियो से हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, 12.8:5:1 की उसमें यूज़ कर रहे हैं। व्हाट इज़ द वे अहेड? वे अहेड यही है कि हमें एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करनी है, हमें ख़त्म नहीं करने केमिकल फर्टिलाइजर। वाई? बिकॉज फॉर इंडिया फूड सिक्योरिटी इज़ अ बिग चैलेंज। इंडिया आज की डेट में एक सरप्लस कंट्री बन चुकी है। एक ज़माना होता था जब इंडिया को यूएस के ऊपर रिलाई करना होता था फॉर इट्स फूड रिक्वायरमेंट्स, बट इंडिया आज सरप्लस फूड प्रोडक्शन करता है, ठीक है। और ये क्यों पॉसिबल हो पाया? बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर एक तो हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स यूज हुए, हमने फर्टिलाइजर्स यूज करना चालू किया। हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स आर मोर प्रोन टू पेस्ट अटैक्स। अब ज़्यादा पेस्ट अटैक्स होंगे तो इसके ऊपर हमें पेस्टिसाइड यूज़ करना पड़ेगा, पेस्टिसाइड्स यूज़ होने लगे। अब इन केमिकल्स को यूज़ करके हमने प्रोडक्शन तो इंक्रीज कर ली, लेकिन इनका अनबैलेंस्ड यूज जो होता है, इम्बैलेंस्ड यूज जो होता है उसकी वजह से यूट्रोफिकेशन, ह्यूमन हेल्थ के कंसर्न्स, ये सारी की सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली नैनो यूरिया यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड यूरिया जो है वो इफ्को ने डेवलप किया है। अनदर प्रीलिम स्टेटमेंट जो कि आप याद रखेंगे, इसको यूज करना और इसको प्रमोट करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। लोकल प्रोडक्शन को प्रमोट करो, लोकल एरिया के अंदर ही आपके फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस होने चाहिए। प्लस हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की तरफ बढ़ना है। प्रमोट द यूज ऑफ बायो एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, और फार्मर्स को इंसेंटिवाइज करें कि वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करें। ऑर्गेनिक क्रॉप्स फेच बेटर प्राइसेस इन द मार्केट, और ये चीज़ फार्मर्स को बतानी ज़रूरी है, ठीक है। सॉइल की पीरियोडिक टेस्टिंग होनी चाहिए और फार्मर्स को एनकरेज करना चाहिए कि आप रेगुलरली सॉइल को टेस्ट करो और उनके न्यूट्रिएंट लेवल के अकॉर्डिंग ही फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करो, जिसके लिए फार्मर्स को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। एंड अवेयरनेस कैंपेन बिकम अनदर फैक्टर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी चाहिए ताकि ऐसे फर्टिलाइजर बनाए जाएं जो कि ज़्यादा एफिशिएंट हैं, जो कि स्लो रिलीज होते हैं, ताकि हमारी जो क्रॉप्स हैं क्रॉप्स उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएँ। अगर देखिए हमने ये क्रॉप है और ये क्रॉप एक घंटे में 1 यूनिट न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर सकती है, और हमने सारा का सारा फर्टिलाइजर एक साथ डाल दिया। 1 घंटे में तो वो 1 ही यूनिट करेगी ना, जो बाकी हमने डाल दिया, मान लीजिए 3 यूनिट न्यूट्रिएंट डाल दिए, तो ये जो एक्सेसिव 2 यूनिट न्यूट्रिएंट है ये सिर्फ सॉइल पे पड़े रहेंगे, सॉइल को डिग्रेड करेंगे। बारिश आ गई तो ये न्यूट्रिएंट बह के
पॉन्ड में या फिर वाटर बॉडी में चले जाएंगे, वहाँ पे यूट्रोफिकेशन कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या ये 2 यूनिट प्लांट को काम आए? नहीं प्लांट को काम आ पाए, तो हमें स्लो रिलीज वाले और एफिशिएंट टेक्नोलॉजी के साथ इसको अप्लाई करना सीखना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी फर्टिलाइजर से जुड़े हुए न्यूज़ थी। मिल जाएंगे।